शत्रुघ्न मेरा पेपर का नाम है आज के डेट में। अच्छा, पेपर में आपका नाम पेपर में मैं शत्रुघ्न साइंस शत्रुघ्न से ही करता हूँ अभी भी, क्योंकि सारी चीजें मेरी शत्रुघ्न पे ही है। तो और बचपन से ही नाम बचपन से खेसारी है? क्योंकि मैं बोलता बहुत था, हम्म। कुछ भी बोलता था क्योंकि बच्चा था, मुझे पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है, हम्म। बोल दिया मतलब, आप लोग समझो वो वाली चीजें थी। हम्म। तो एक रमाशंकर यादव है जो कि जिनके यहाँ पहली बार मैं रहा था, तो पहली बार रहा था तो उन्हीं के ठेकैता थे हमारे बैजनाथ चाचा, उन्होंने मेरा नाम खेसारी रखा था। मैं इतना बोलता था। खेसारी का मतलब क्या? ज्यादा खेसारी बोलने का वाला? मतलब, हाँ नहीं, खेसारी का मतलब ये होता है कि ये खेसारी अनाज है, खेसारी की दाल होती है, वो खाइएगा तो आपको पचेगा नहीं। और खेसारी ऐसा अनाज है कि आप कहीं भी उसको छींट दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, वो फरेगा। ऐसा नहीं कि उसको खाद की जरूरत है, उसको पानी की, कुछ चीज की उसको जरूरत नहीं है। वो कहीं फेंक दीजिए, वो अपना बराबर काम करके जाएगा। गेहूं में ये डालिए तब वो पैदा होता है, लेकिन वो पैदा हो जाएगा, उसको कहीं बोने की जरूरत नहीं है। ऐसे छींट दीजिए, वो अपने आप पैदावार हो जाएगा। वो तो मैं बोलता बहुत था, कुछ भी बोलता था, उसी में उन्होंने मेरा नाम खेसारी रखा। और आज देखिए, आज दुनिया के लिए खेसारी एक ब्रांड बन गया। बिल्कुल। और किसी का दिया हुआ, मैं जब भी उस चाचा को हमेशा की, पता नहीं उनके जुबान पे ऐसी क्या थी जिन्होंने ये मुझे नाम दिया, आज मेरे नाम से मैं खुद को नहीं जान पाता, सिर्फ साइन करता हूँ। तो वो चीजें थी, और रातों रात फिर मैंने मेहनत को डबल कर दिया। ये आपके बारे में मैं जिससे भी पूछता हूँ, वो एक चीज सबसे पहले क्या बोलता है? अगर पूछो खेसारी लाल यादव, बहुत मेहनती। हाँ, तो मेहनती वर्ड मुझे शायद, मैंने अगर 20 भोजपुरी के सितारों के या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के इंटरव्यू किए होंगे, आपके बारे में एक चीज जो सब कहते हैं ना, कि मेहनत खेसारी से ज्यादा कोई कर नहीं सकता। हाँ, तो उसी में मैंने डबल मेहनत की कि मैं रातों रात जगने लगा कि मुझे ये गाना, वो गाना, ऐसा गाना, वैसा गाना, क्योंकि उस समय सिर्फ सिंगर ही बनना था। तब तक मनोज भैया की कब की एंट्री हो चुकी थी, वो सिनेमा में आ चुके थे। फिर प्रोड्यूसरों का कॉल मेरे को आने लगा कि फिल्म करना है। तो मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं थी उस समय, बॉडी नहीं था, शक्ल नहीं थी, गायकी नहीं थी, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं था, सारी चीजें। बोला कि यार मैं हीरो बन सकता हूँ क्या? फिर मैंने पापा से बोला, तो बोले कि बेटा अच्छी चीज है, देखो अगर बन सकते हो तो। क्योंकि मैं सिर्फ गायक बनने आया था, मुझे पता नहीं था। तब तक आप ऑडियो कर रहे थे? तब तक उसमें ऑडियो वीडियो भी नहीं कर रहे? अब नहीं, वीडियो करना शुरू कर दिया था। तो करते करते उसी में डांस सीखा मैंने, उसी में सारी चीजें हुई। और जिंदगी में मैंने एक ही चीज की, मैंने खुद के खुशी के लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं खुश होता हूँ अपने ऑडियंस को देखकर, मैं खुश होता हूँ अपनी फैमिली को देखकर, मैं खुश होता हूँ अपने दोस्तों को देखकर, क्योंकि उनके चेहरे पे मुझे देखकर जब हंसी आती थी, मुझे लगता है कि मैंने इनके लिए कुछ बहुत कुछ दे दिया। पैसा देना ही मायने नहीं रखता है खुशी के लिए। और खुशी अपने लिए क्या करूं मैं? ना अच्छी नींद मुझे नसीब है, ना मेरे अपने खुद के पैसे मुझे नसीब है, ना मेरी खुद की गाड़ी मुझे नसीब है, ना मेरी खुद की घर मुझे नसीब है। मैं हर दिन तो प्रोड्यूसर का ही कपड़ा पहनता हूँ, मैं हर दिन तो प्रोड्यूसर के ही पैसे पे घूमता हूँ, हर दिन तो प्रोड्यूसर की ही गाड़ी पे घूमता हूँ। तो जिंदगी में अब मेरा कुछ रहा ही नहीं, जो भी है मेरे ऑडियंस के लिए है, और मैं हर दिन उन्हीं के लिए काम करता हूँ। और उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ, तो मुझे आलोक भैया, मुझे एक दीप मोहम्मदाबादी है जो मोहम्मदाबाद के हैं, यूपी, वो मुझे देखे और वो मुझे मुंबई लेकर आए। तो अब तक आप कहाँ थे जो ये गाने वाने आप बना रहे थे? दिल्ली मैं दिल्ली में ही था। दिल्ली से तो 2010 तक मैं दिल्ली में था, 2010 तक। उसके बाद पापा का लिट्टी बेचना छोड़वा दिया मैं, पैसे आने लगे तो मैं बोला पापा आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कितना मेहनत करिएगा। तो पापा ने लिट्टी बेचना छोड़ दिया, और एक झोपड़ी थी अभी तक, उसी में रहते थे। फिर मैंने जमीन ली नोएडा में, फिर वहाँ पे घर बनाया। तो पापा वहाँ भी नहीं रहे। फिर पापा बोले कि मेरे लिए बॉर्डर, तो वहाँ भी ले लिया, वहाँ भी पापा नहीं रहे। फिर पापा को यहाँ लेके आया, तो यहाँ की भी परिवेश जो है, जबकि यहाँ पे मैंने बंगलो पापा के लिए लिया था कि दरवाजे के सामने जमीन चाहिए उनको, अपना छत चाहिए, गांव के हिसाब से मैंने लिया घर। लेकिन पापा का यहाँ भी मन नहीं लगा, क्योंकि उनको 2-4-10 आदमी बात करने वाला चाहिए, और यहाँ सब लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, यहाँ कोई उनसे बात करने वाला है नहीं। तो पापा बोले बेटा गाँव भेज दें। तो फिर मम्मी पापा कभी दिल्ली, कभी यहाँ, कभी ऐसे करते सिलसिला ये चलता रहा। उसके बाद में जब यहाँ आया, तो फाइनली मैं मनोज भैया के बंगलो में रहा। मनोज तिवारी? हाँ, मेरे विकास भैया है, विकासी मेरे पर, उनके मैनेजर हुआ करते हैं। और उन्होंने मुझे 1 महीने तक छुपा के रखा उस बंगलो में, ताकि मनोज भैया को पता ना चले। क्यों? ऐसा क्यों? नहीं, उनका था कि कहीं उनको पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, क्या नहीं, कि मेरे बिना जाने लोगों को रखता है, ये है। उस वजह से उनको डर था कि कहीं वो भी तो एम्प्लॉय ही थे ना, ऐसा थोड़ी था कि उधर का मालिक थे, वो भी तो उसमें रहते ही थे। और वही मुझे बाइक से डेली सुबह ले जाते थे और मुझे फाइट सिखाते थे।
फिर मैं डांस सीखने लगा, फाइट सीखा, मैं हर चीज पे काम करने लगा। फिर दीप मोहम्मदाबादी जी ने मुझे आलोक सिंह से मिलवाया, और आलोक भैया मेरे गॉडफादर बने, और उन्होंने मेरे पे 60 से 70 लाख रुपए खर्चा किया और एक साजन चले ससुराल सिनेमा बनाया, जो और आपकी वो सिल्वर जुबली पहली थी, सबसे बड़ी हिट रही। हिट रही कि मुझे 1 2 3 पता नहीं था। डांस मास्टर 1 2 3 बोल रहा है और मैं खड़ा हूँ। बोला सर क्योंकि नाचो, तो बोली सर नाचो बोलिए ना, 1 2 3 4 नहीं समझ में आता है। और वो बड़े बड़े कैमरे जब मैंने देखा तो मेरी हालत खराब हो गई कि ऐसे कैमरे होते हैं क्या। उसके बाद धीरे धीरे सीखता चला गया। फिर मैंने जान तेरे नाम रमाकांत प्रसाद जी का की, और वो भी सिल्वर जुबली रहा, वो भी 50 डे मैंने हर हॉल में। फिर मैंने दिल लगी लोढ़निया वाली की, वो भी 50 डे रहा। फिर मैंने एक और सिनेमा की लहू के 2 रंग, वो भी 50 डे। मैंने नागिन की, वो भी 50 डे। लगातार 5 फिल्में मेरे सिल्वर जुबली रही, 50 डे। उसके बाद सिलसिला चलता है। ठीक है कब बनाया? ठीक है तो मुझे लगता है 2 साल पहले का है। मतलब वो उसके पीछे थॉट क्या था? क्योंकि वो एक ऐसा है जो कि मुझे लगता है वो भोजपुरी से निकल के सब जगह मशहूर हुआ। उसके बहुत मीम बने, मतलब जो शायद खेसारी लाल यादव को नहीं जानता था वो ठीक कैसे जान गया। तो ठीक है, एक सब्जेक्ट था, एक लड़की मैं अपने घर से छोड़ के भागी थी और वो लाइव आकर कुछ बोली थी कि हम नमक रोटी खाएंगे, ठीक है, लेकिन हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है ना, तो क्लिक किया। और मेरा छोटे भाई की तरह आजाद मेरे साथी, जब मैं मुंबई आया तो मेरे साथ ही रहता है, अभी तो अपना लेके रह रहा है। उसने बोला कि भैया इसमें हम लोग गाना करते हैं। और हम थे उस समय, श्याम देहाती एक राइटर थे जो कोरोना काल में बेचारे नहीं रहे, उनका योगदान था, मैं था, और हमारे कवि जी जो दिनेश भैया के बड़े भाई हैं, वो राइटर हैं जैसे के लिए, और वो मेरे पिता भी हैं, वो गुरु भी हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं, सब कुछ उनसे एक रिश्ता है मेरा ऐसे। तो उन्होंने सब लोग मिल के हम लोग इस गाने को लिखे, और उसके बाद इसको रिकॉर्ड किया गया, और रातों रात पता नहीं इतना बड़ा हिट हो गया कि हर आदमी के जुबान पे वो ठीक है। सोचा था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा? देखिए हम लोग हर चीज को हिट ही समझ के गाते हैं, बट किसी किसी चीज का एक लक होता है जो चीजें चल जाती है। आप भी न्यूज तो हमेशा करते हैं, लेकिन कोई न्यूज इतना बड़ा हो जाता है कि आपको भी अंदाजा नहीं होता। तो वही सारी चीजें हैं, और हम लोगों ने इतना बड़ा नहीं सोचा था जितना बड़ा हो गया, और ऐसा हुआ कि आप सोच नहीं सकते। वो मुझे लगता है इंटरनेशनल हो गया, हर जगह ठीक है। आज भी मैं लंदन जाता हूँ तो लोग जो इंडिया के, अंग्रेज तो नहीं लेकिन इंडिया के जो लोग हैं वो ठीक है बोलते हैं हमें कि आप वही हो ना, ठीक है, हम कहेंगे हाँ सर मैं वही हूँ। तो चाहे वो किसी भी राज्य के हो, लेकिन एक बार वो ठीक है सुने हैं तो अच्छा लगता है कि अचीवमेंट आदमी जो भी किया, कोशिश किया। और तकलीफें तो बहुत हुई, तकलीफ तो ऐसा हुआ है मेरे जीवन में कि मैं 3 दिन 4 दिन खाना तक नहीं खाया हूँ। और गुड्डू रंगीला जी भी एक हमारे यहाँ गायक हैं, भोजपुरी के मशहूर है, उनके यहाँ में 6 महीने नौकर रहे थे। हाँ, सिर्फ इस लालच में कि बड़े स्टार है, कुछ मेरा होता है। दिखता था ना तो लगता था यार कितनी बड़े ये चीजें। मैंने कोरस गाया है उनके कैसेट में, मैंने कोरस गाया है। एक कैसेट था जवानी जिलेबी बनाई दी रे, तो मैंने उसमें कोरस गाया था। उस समय एक विनय भैया ने उनके लिए कैसेट लिखा था, तो हम और आनंद मोहन पांडे जी उसमें काम किए थे। बहुत सारे काम उनके कोरस वोरस किया था मैंने। तो प्रवेश जो था ना, मुझे लगता था कि वो सुनहरा मौका था जो मुझे कहीं ना कहीं हर जगह से कुछ न कुछ सीखने को दिया। ऐसा लगा कि मतलब टूट गए, जाहिर है परेशानियां इतनी सारी आई, इंसान है, कहीं ना कहीं एक मौका कभी ऐसा आया जब आपको लगा यार मतलब कुछ नहीं हो रहा है, या मतलब कोई ऐसा हादसा हुआ हो, कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आपके जहन में मतलब रह गया हो कि यार ये बहुत हो गया। मतलब मैं मेहनत इतना किया ना कि मुझे कभी तकलीफ का एहसास ही नहीं हुआ। एक होता है ना कि आदमी तकलीफ को, जैसे मुझे चोट लगती थी ना तो मैं उस चोट को कभी याद नहीं किया। मैं किस काम के लिए जा रहा था वो मुझे याद रहता था, लेकिन मुझे वो कभी चोट याद नहीं हुई। मुझे कभी दर्द हुआ ना तो वो दर्द कभी याद ही नहीं रही, क्योंकि मेरे दिमाग में वो दर्द रहता ही नहीं था। वो मेरे दिमाग में वो काम रहता था कि मैं उसके लिए जा रहा हूँ, उसको कितना जल्दी करना है, ये मेरे जहन में हमेशा। और मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि तकलीफ और दर्द किसके जीवन में नहीं है, सबके जीवन में है। उस दर्द को भूलकर उस टारगेट को याद कर लो तो मुझे लगता है वो दर्द बहुत छोटा है। तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सीख है। हाँ, तो मुझे लगता है आपसे ये चीज, क्योंकि जिस तरह की
जिंदगी आपकी रही, मुझे लगता है बहुत लोगों को तकलीफ शायद होती है लेकिन टूट जाती है हाँ, कि नहीं हो रहा। मैं इसीलिए मैंने उसका भी दर्द को याद नहीं किया। हाँ, मैंने अपने जीवन को हमेशा याद रखा, अपने जीवन में मेरी मैं क्या किया नहीं किया, मैं कहां से आया, मैं क्या कर रहा था, मेरी औकात क्या थी, मेरी क्षमता क्या थी, क्योंकि मैं जीरो था, एकदम जीरो। अब कहा जाए ना तो ना मेरे पास गायकी थी, ना मेरे पास शकल था, ना पैसे थे, और ना ही कोई अप्रोच था, और ना ही शिक्षा। मैं पढ़ा लिखा भी बहुत कम हूँ, मुझे पता ही नहीं है। आज भी बटा पढ़ के जोड़ नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी पढ़ाई पे फोकस ही नहीं किया, क्योंकि गरीबी इतनी थी कि अब मैं पढ़ूं कि चढ़ूं। ये था कि मैं पढ़ूं, आखिर पढ़ना, पैसे भी तो चाहिए ना पढ़ने के लिए, और वो चीजें थी नहीं, तो पढ़ाई कहां से होगी। बेहतर किताब, बेहतर ट्यूशन, बेहतर चीजें के लिए आपको पैसे तो लगेंगे ना। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे या सरकारी में, कहीं भी पढ़िएगा आप, तो बढ़िया स्कूल में जाने के लिए पैसे तो लगेंगे आपको। तो मैं कभी पढ़ने पे ध्यान नहीं रखा, क्योंकि वो गरीबी थी। शायद मेरे पास, पापा के पास भी अगर कुछ होते तो उनको एक बच्चा को तो पढ़ाना नहीं था, 7-7 बच्चों को पढ़ाना था, और एक आदमी कमाने वाला था। तो उसमें मैं पापा को गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उनको तो सारे बच्चों को भविष्य तय करना है ना।